रहमान रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है जी, अभी हम डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरल नर्व्स का मतलब क्या है। देखिए, जो नर्व्स होती है एक्चुअली इट इज एक्सॉन बंडल्स। ये क्या होती है? एक्सॉन बंडल। लेकिन जो पेरिफेरल नर्व्स होती है इसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है। सबसे बाहर वाले कवरिंग को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिन्यूरियम। अब एपी इज द वर्ड यूज फॉर आउटर। एपी का मतलब क्या है? आउटर। पेरी का मतलब अराउंड। और जो एंडो है दैट इज कॉल्ड इनर। तो सबसे पहले आप इन तीन चीजों को फोकस करें। जो एपी है दैट इज आउटर, पेरी मीन अराउंड एंड एंडो मीन इनर। अब जो नर्व है इसका सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एपी न्यूरियम। न्यूरियम इज द वर्ड यूज फॉर नर्व। तो एपी न्यूरियम इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट सराउंड द एंटायर नर्व। ठीक है। अब नर्व के अंदर जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं दे आर कॉल्ड फेसिकल्स। तो नर्व में जो फेसिकल और ब्लड वेसल है उन सब को एंटायरली कवर करना, सराउंड करना, दैट इज दी एपिन्यूरियम नंबर वन। फिर इसके बाद आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट पेरीन्यूरियम। दैट इज दी ब्लड नर्व परमिएबिलिटी बैरियर सराउंड फेसिकल ऑफ नर्व फाइबर। अब ये जो है पेरीन्यूरियम, इट इज बिलो द एपिन्यूरियम एंड दैट ओनली सराउंड दी फेसिकल। इसमें फेसिकल ब्लड वेसल दोनों हैं, ये सिर्फ फेसिकल को सराउंड करती है। इसके बाद है एंडोन्यूरियम। इट इज अ थिन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दैट इन शीट एंड सपोर्ट इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई वो वाली लेयर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर को सपोर्ट करे अंदर वाली साइड से, दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम। एंड दैट इज एंडोन्यूरियम मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन दी ग्वालन बारे सिंड्रोम। किस सिंड्रोम में? ग्वालन बारे सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड जीबीएस। अभी आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो गैस्ट्रो एंटीराइटिस जीआईटी इन्फेक्शन के बाद जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है दैट इज टारगेट द एंडोन्यूरियम ऑफ पेरिफेरल नर्व कैन कॉज सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस। वी विल डिस्कस इट। तो देखिए, दो चीजें और से सुने। अब वो शीट या वो कवरिंग जो एंटायर नर्व को कवर करे, ब्लड वेसल फेसिकल दोनों को, उसका नाम एपिन्यूरियम है। जो सिर्फ फेसिकल को कवर करे पे एपिन्यूरियम के नीचे हो वो पेरीन्यूरियम है। और जो शीट को, जो माइलिनेटेड फाइबर को सपोर्ट करे वो एंडोन्यूरियम है। तो देखिए, सबसे पहले नर्व ट्रंक में एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम। और इसके अंदर जो है क्या होती है? नर्व फाइबर। एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि भाई ग्वालन बार सिंड्रोम इज अ ऑटो इम्यून डिजीज, उसके अंदर जो टारगेटली जो लेयर डैमेज होती है दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोलाइसिस। व्हाट इज दिस? क्रोमेटोलाइसिस। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो लेयर हमने पढ़े हैं, अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई न्यूरोलॉजी के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर कि व्हाट इज मेंट बाय क्रोमेटोलाइसिस। अभी जो क्रोमेटोलाइसिस है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को मैं बताता चलूं कि इसका रियल मीनिंग क्या है। तो जो क्रोमेटोलाइसिस है इसमें दो चीज आप लोगों ने समझनी है। व्हाट इज दिस? इट इज दी, फॉर एग्जांपल, क्रोमेटो मीन कलर, क्रोमा मीन कलर, दैट इज कॉल्ड कलर। अब उस कलर से मुराद क्या है बता रहा हूँ। और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन है। तो क्रोमेटोलाइसिस ये हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जो न्यूरॉन के अंदर होता है अगेंस्ट नर्व इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ रिएक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी टू एक्सटर्नल इंजरी। आप लोगों ने यह बताने कि ड्यूरिंग द नर्व इंजरी जो रिएक्शन सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन शो करती है एक्सटर्नल इंजरी के खिलाफ, इसको हम क्रोमेटोलाइसिस कहते हैं। द चेंजेस रिफ्लेक्ट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन एफर्ट टू रिपेयर द डैमेज एक्सॉन। लेकिन यार, ये जो हमारे पास ये राउंडेड शेप है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी कंटेंट न्यूक्लियस। मैं थोड़ा सा इसको अब इलाबोरेट करके पढ़ाता हूँ। ये सेल बॉडी दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड दी स्मॉल फाइबर आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। और ये जो एक लंबा है दैट इज एक्सटेंशन नोन एज एक्सॉन, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। अब इस एक्सॉन के अंदर अगर इंजरी हो जाए तो वट एवर द चेंजेस प्लेस दैट अकरिंग इन द सेल बॉडी दैट विल बी रेफर्ड एज क्रोमेटोलाइसिस। अब इसमें चेंजेस क्या होनी है? नंबर वन, अराउंड सेलुलर स्वेलिंग, वहां पे स्वेलिंग होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस टू पेरिफेरी, जो न्यूक्लियस यहाँ पे था, यहाँ पे, अब वो किधर चला गया है? पेरिफेरी में चला गया है।
एंड डिस्पर्शन ऑफ नेजल सब्सटेंसेस थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म। तो ये जो डार्ट्स की शक्ल में है नेजल बॉडीज, नेजल सब्सटेंसेस, ये पूरे के पूरे में कवर हो जाएंगी। अब नेजल ग्रेन्यूल्स क्या है? दीज आर द स्पेशल ग्रेन्यूल्स इन द सेल बॉडी, दे इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जितना प्रोटीन ज्यादा बनेगी, एंजाइम्स बनेगी, तो हम इंजरी के खिलाफ ज्यादा रिएक्शन कर सकेंगे। तो तीन चीजें, जब किसी भी एक्सान के अंदर यहाँ पे डैमेज हो जाए, इट इज द साइट ऑफ डैमेज इन द एक्सान, तो वट एवर द रिएक्शन प्लेस इन द सेल बॉडी अगेंस्ट दैट एक्सानल इंजरी, दैट इज क्रोमेटोलाइसिस। तीन चीजें, अराउंड सेलुलर स्वेलिंग, displacement of the nucleus from the center toward periphery, and there is dispersion of nasal substances. What is Valerian degeneration? It is the disintegration of axon and myelin sheet distal toward the site of injury and macrophages removing the debris. जो मैक्रोफेज है वो अनवांटेड जो डिब्रीज है उसको रिमूव करेगी, और जो माइलिन शीट के अंदर इंजरी है उसकी डिस्टल जो साइट ऑफ इंजरी पे डिसइंटीग्रेशन होती है, दैट इज वलेरियन डीजेनरेशन। Proximal to injury, axon retract, and the cell body spout new protrusion to grow toward other neuron for potential re-innervation. Serve as a preparation for axonal regeneration and functional recovery. ये कहते हैं जब एक एक्सान डैमेज होता है तो अपने आप को प्रॉक्सिमली रिट्रैक्ट करता है, और उसकी तरफ जो सेल बॉडी है वो एक्सटेंशन निकालती है कि वो जाकर डैमेज एक्सान के साथ मिलकर उनको रिपेयर करने में हेल्प करे। इतना याद रखना है कि जो नर्व है, नर्व पेरिफेरल नर्व इन पीएनएस, दैट कैन बी रिपेयर आफ्टर द इंजरी इफ द इंजरी इज इन द लिमिट, लेकिन जो न्यूरॉन है और परमानेंट सेल है वो दोबारा रिपेयर नहीं होते। अब देखें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनकी चेंजेस देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज। सबसे पहले देखें एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले इनकी लोकेशन ऑफ सिंथेसिस कहाँ पे है? दैट इज बेसल न्यूक्लियस ऑफ मायोनट। जो मायोनट है इट इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। अब एसिटाइल कोलिन जो है दैट इज डिक्रीज्ड इन द अल्जाइमर डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इन हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज यंग एडल्ट्स में होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये सारा हमें डिस्कस करेंगे। बट ऐसा डिजीज जिसमें एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक एक्टिविटी इज वेरी हाई, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। वो क्या है? पार्किंसन। तो पार्किंसन, ये सारी की सारी डिजीज हमने एक एक पढ़नी है, जस्ट इससे हमें ये पता चलेगा किन डिजीज के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती है रिगार्डिंग एज फार एज न्यूरोट्रांसमीटर इज कंसर्न। फिर डोपामीन कहाँ से आता है? वेंट्रल टेगमेंटम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के अंदर है। अब यहाँ पे जो एस एन सी है दैट्स कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो जब सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर याद रखे डोपामीन का लेवल कम हो जाए, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। और अगर एसिटाइल कोलिन कम है और डोपामीन ज्यादा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो फिर इसको हम दो चीजें कहते हैं, या तो हंटिंगटन डिजीज है ये यंग एज में, और अगर डोपामीन बहुत ज्यादा है और एसिटाइल कोलिन कम है तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया भी कहला सकते हैं। और ऐसे डोपामीन की लेवल डिप्रेशन में भी कम होता है। तो ऐसा डिजीज जिसमें डोपामीन ज्यादा हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज एंड स्किज़ोफ्रेनिया। फिर गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस आता है, बेसल गैंग्लिया में है, इट्स लेवल इज डिक्रीज इन एंजाइटी आल्सो इन हंटिंगटन डिजीज। नॉरेपिनेफ्रिन लोकस सेरूलियस से आता है, ये भी पोन्स के अंदर है। यार देखे यहाँ पे दिस इज द मिड ब्रेन, दैट इज द पोन, ये अब आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा, दैट इज द स्पाइनल कार्ड। तो एक्चुअली यहाँ पे जो पार्ट है ना, आप लोग को समझाने के लिए, दिस इज द मिड ब्रेन, दैट इज द पोन एंड दैट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा। इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब जो पोन है याद रखे, यहाँ से इसके अंदर एक स्पेशल एरिया है लोकस न्यू सिरुलियस, वहां से नॉरेपिनेफ्रिन आता है, एंजाइटी में बढ़ता है, डिप्रेशन में कम होता है। सेरोटोनिन रेफे न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन स्टेम से आता है, ये एंजाइटी में भी कम होता है, डिप्रेशन में। इसीलिए डिप्रेशन लोगों में हम SSRI देंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल हम चाहते हैं कि डिप्रेस्ड लोगों में बढ़ जाए, क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर इसका लेवल कम होता है। तो एज फार एज दिस टेबल इज कंसर्न, अब इनके बारे में एक एक डिजीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आती है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनिंजिस। व्हाट इज मेनिंजिस? इट इज द थ्री मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या है? दिस इज द CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन स्पाइनल कार्ड की बात कर रहा हूँ, इसके बाहर जो प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग कवरिंग है उनको द ग्रुप हम मेनिंजिस कहते हैं।
अब ये कहाँ से डिराइव है, कुछ इससे न्यूरल क्रेस्ट सेल से, कुछ मेसोडर्म से। थोड़ा सा हम आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कोई ये पूछे यार अगर हम मेनिंजिस को डिस्कस करें आउटर टू इनर, बाहर से लेके अंदर की साइड पे डिस्कस करें, तो सबसे पहले ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड बाया मैटर। तो डैप इज द mnemonic हाउ टू रिमेम्बर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, दैट इज द थिक आउटर लेयर क्लोजेस्ट टू द स्कल बोन, ये स्कल बोन की तरफ है। फिर इसके बाद अराक्नाइड है, ये मिडल लेयर से आता है, कंटेन वेब लाइक कनेक्शन एंड these web like connections become arachnoid granulation which later can help in the absorption of CSF। अगर CSF की एब्जॉर्प्शन ना हो पाए इसकी वजह से हाइड्रोसिफिलिस के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद पाया मैटर है, तो पाया मैटर इज अ थिन फाइब्रस इनर लेयर दैट फॉर्म एडहेयर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो सबसे बाहर ड्यूरा इज द टफेस्ट लेयर नियर टू द स्कल बोन। फिर इसके बाद arachnoid and pia matter, CSF flow in the subarachnoid space, very very important। जो cerebrospinal fluid है ये subarachnoid space में होता है, located between arachnoid and pia। epidural space, it is the potential space between dura and skull or vertebral column containing fats and the blood vessel। site of blood collection, very very important। थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूँ कि भाई डायग्राम ड्रा करूँ तब समझ तो आवे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है, दिस फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन है। अब ये ब्रेन के साथ जो टच लेयर है ना, वेरी वेरी टच लेयर, दैट इज पाया मैटर। फिर पाया मैटर के बाद क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एरिकनॉइड मैटर। अब इस एरिकनॉइड मैटर के साथ जो है, यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलो, दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ये क्या है, ड्यूरा मैटर। और इसके ऊपर ये क्या है, दैट इज कॉल्ड दी स्कल बोन। अब ये स्कल बोन है, ये कहते हैं जो स्कल बोन और ड्यूरा के ऊपर ये जो स्पेस है ना, दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। और ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए और यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होकर क्लॉट बने, द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच ब्लीड इन द एपिड्यूरल स्पेस in epidural hematoma, that is called middle meningeal artery। This is one of the favorite question multiple time examiner love to ask कि जो epidural space है इसके अंदर जो bleeding होती है, तो then blood collection होगी associated with which artery, middle meningeal artery which is a branch of maxillary artery, and then maxillary artery is a branch of external carotid artery। external carotid artery is a branch of common carotid artery। Common carotid artery come from arch of aorta, and arch of aorta come from aorta, aorta come from the left ventricle। So please remember the anatomy like this that everyone appreciate, you must know affluent anatomy, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं the next topic, blood brain barrier, very very important topic, BBB, blood brain barrier। It prevents circulating blood substances like bacteria, bugs, bacteria, drugs। बैक्टीरिया को हम बग्स भी कहते हैं, ड्रग्स फ्रॉम रीचिंग द CSF CNS। समझ आ गई। ब्लड ब्रेन बैरियर, बैरियर से मुराद रुकावट है, मतलब वो रुकावट जो ब्लड और ब्रेन के दरमियान है, जो आया गया जो ब्लड में हम जो चीज खाए, जो अनहाइजीनिक चीज खाएं, तो भाई ब्रेन इज अ प्राइवेट एरिया ऑफ द बॉडी। तो होता यह है कि अल्लाह ने इंसान को ऐसा स्पेशल बनाया है कि ब्लड से हर एक चीज ब्रेन में नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिए क्या है, बैरियर है। अब ये बैरियर बनाया किसने है, तीन चीजों ने। टाइट जंक्शन बिटवीन नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथियल सेल, यहाँ पे जो कैपिलरी है उसमें फेनेस्ट्रा नहीं है, इस तरह ग्लोमेरुलाई इन द किडनी फेनेस्ट्रेटेड है, उससे फिल्ट्रेशन होती है, ये नॉन फेनेस्ट्रेटेड है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरीसाइट एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस। और ना भूलिए कि हमने कहा कि एस्ट्रोसाइट आर द रियल सेल which mainly help in the formation of what, blood brain barrier। अब ग्लूकोज अमीनो एसिड जो है, it can slowly cross this barrier according to transport mechanism। lipid soluble non-polar can cross rapidly via the help of diffusion। देखिए circumventricular organ with fenestrated capillary, no blood brain barrier, allow molecule in the blood to affect brain function। थोड़ा सा पोज लेता हूँ कि समझ जाए कि ऐसी एरिया ब्रेन के अंदर जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर मिस है, इसीलिए वो एरिया अल्लाह ने इसीलिए पैदा की है कि अगर ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाए कि ब्रेन को भी पता चले ताकि उसके खिलाफ वो रिएक्ट करे। लाइक वो एरिया कौन सी है,
एरिया पोस्टेरिमा व्हिच इज द वोमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी। एरिया पोस्टेरिमा वो पार्ट है जहाँ पे वोमिटिंग सेंटर है। यार हम जब कोई ऐसी चीज खाए जो नहीं खानी चाहिए, तो हमें पहले ऐसा लगता है, दिमाग से समझ में आता है कि यार मुझे उल्टी आ रही है। अब ये सोच जो है, ये ब्रेन को कैसे पता चलता है कि कुछ पार्ट ऐसे है कि जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग है, तो उसमें एरिया पोस्टेरिमा। और एक ओल्ड आर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनेलस, ये आस्मो रिसेप्टर है। और आस्मो रिसेप्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेंस द ब्लड ऑस्मोलरिटी। जब हमारे बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाए, सल्यूट बढ़ जाए, तो दिस ओल्ड एरिया आर्गेनम वस्कुलेसम, आर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलस get activated, and they release a hormone known as of ADH. And then ADH will come and help in the retention of water. BBB disruption, अगर ब्लड, अब दो जगह याद रखें, एरिया पोस्टरीमा जिससे हमें टॉक्सिन का पता चलता है, उल्टी कर दे, वोमिटिंग एज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। और ओल्ड आर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनेलस, ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट करके जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन या फ्लूइड कम हो जाए, तो ये उस कंडीशन में एडीएच रिलीज करता है। अगर बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रप्शन हो जाए, स्ट्रोक में वेदोजेनिक एडीमा होता है, हाइपर ऑस्मोजेन लाइक मैनिटोल कैन डिसरप्ट बीबीबी, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन। तो ऐसा ड्रग जो सेरिब्रल एडीमा में देते हैं और वहां से ऑस्मोटिकली फ्लूइड को ड्रा कर सकता है, वो मेनिटोल होता है। इसके बाद है वोमिटिंग सेंटर। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय NTS, nucleus tractus solitarius in the medulla, which receive information from chemoreceptor trigger zone CTZ located in the, मुझे नहीं बताना चाहिए, अभी बताया है, एरिया ऑफ पोस्टेरिमा। मैंने ऊपर कहा था कि जो एरिया ऑफ पोस्टेरिमा है इसको प्यूक स्ट्रेमा कहते हैं, नियर द फोर्थ वेंट्रिकल। ये जेटी के साथ वेगस नर्व के थ्रू कनेक्ट है, वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ, और सीएनएस में होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई टॉक्सिन या कोई अनवांटेड चीज खाते हैं, तो होता क्या है, जो एरिया पोस्टेरिमा है इसमें वॉमिटिंग सेंटर है। और अगर हम ब्रेन की हिसाब से बात करें, इट इज प्रेजेंट इन दी मेडुला ऑब्लांगेटा। वो क्या करता है, वो वोमिटिंग इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस का मतलब रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द जीआईटी मसल, वो डाउनवर्ड डिसेंडिंग पैशन में है। अगर उसको हम उल्टा करें तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस को हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। So CT is an adjacent vomiting center. Nuclear receive input through 5 major receptor. कौन से, हिस्टामिन, मस्कुलिनिक M1, न्यूरोकाइनिन 1, डोपामिन, सेरोटोनिन। पोस्टमार्टम सेकंड। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमें सेंस होता है कि हमने उल्टी करनी है, तो जो एरिया पोस्टेरिमा है ये 5 बंदों की सुनता है, हिस्टामिन का, मस्कुलिनिक M1 का, न्यूरोकाइनिन 1 का, डोपामिन D2 का, सेरोटोनिन 5 HDR छोड़े। ये सुना है, ये सुना है, ओंडन सेट्रॉन, ग्रेनी सेट्रॉन, रेवी सेट्रॉन, सेट्रॉन जितने भी है, ओंडन सेट्रॉन इज एंटीमेटिक, वोमिटिंग कैसे कम करता है, इसीलिए इट ब्लॉक दिस 5-HT सेरोटोनिन रिसेप्टर। छोड़िए, मेटोक्लोप्रामाइड सुना है, मेटोक्लोप्रामाइड वेरी इंपोर्टेंट, प्रोक्लोरपेराजीन D2 रिसेप्टर इनहिबिटर है। चले छोड़े, NK1, NK1 ब्लॉकर, NK1 ब्लॉकर। एप्रीपिटेंट, कौन सा, एप्रीपिटेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे। एप्रीपिटेंट, नारीप्रिटेंट, NK1 ब्लॉकर। तो कहने का मतलब ये सारा फार्माकोलॉजी है कि भाई ये 5 बंदे ऐसे हैं, अगर ये एक्टिवेट होंगे वोमिटिंग होगी, इनहिबिट करेंगे तो वोमिटिंग फिर हमारे पास नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि 5-HT D2 NK1 एंटागोनिस्ट ब्लॉकर जो भी बताए हैं, इसका एग्जाम्पल ओंडानसेट्रोन है, मेटोक्लोप्रामाइड, एप्रीपिटेंट, दे ट्रीट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। और जो H1M1 एंटागोनिस्ट होते हैं, ट्रीट मोशन सिकनेस। H1 एंटागोनिस्ट ट्रीट हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। प्रेगनेंसी में अगर वोमिटिंग की रेशो इतनी बढ़ जाए कि इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन इन द फीमेल, दैट इज कॉल्ड हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं वेरी वेरी प्रॉपर टॉपिक, दैट इज स्लीप फिजियोलॉजी। FCPS वाले, जेकेट वाले जाग जाए, क्योंकि हमेशा यहाँ से 2 MCQs क्वेश्चन मिलते हैं। अब आते हैं कौन से, sleep cycle is regulated by a circadian rhythm which is driven by suprachiasmatic nucleus of hypothalamus.
स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। सर्काडियन रिदम कंट्रोल नॉकटर्नल रिलीज ऑफ एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, दिस वन इज माय फ्रेंड, मेलाटोनिन। अब इसको कंफ्यूज ना करें मेलानिन के साथ। मेलाटोनिन इज अ नेचुरल स्लीप इंड्यूसर। क्या है? नेचुरल स्लीप इंड्यूसर है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ नेचुरल स्लीप इंड्यूसर। ठीक है जी। अब देखें इसमें होता क्या है, ये कहाँ से आता है? इट कम फ्रॉम सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिवेट पीनियल ग्लैंड, इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट विल रिलीज द मेलाटोनिन। तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, इट इज रिलीव्ड बाय एनवायरनमेंट, दैट इज लाइट। अब लाइट से मुराद ये है कि जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, ये जो मेलाटोनिन है ना, इनको रिलीज तब करता है जब लाइट डिम होती है रात के वक्त। बाद लोग कहते हैं यार लाइट में नींद नहीं आती, फिजियोलॉजिकली जब लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा होता है, तो हमें नींद आने लग जाती है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो मेलाटोनिन है, प्लीज याद रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेलाटोनिन है ये हमारे पास क्या होता है? मेलाटोनिन दैट इज released by pineal gland in order to norepinephrine, which is come from suprachiasmatic nucleus, but its regulation is regulated by environment, that is light. अब स्लीप फिजियोलॉजी को थोड़ा सा देखते हैं। दैट इज टू स्टेजेस, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब जो अल्कोहल है, बेंजोडाइजेपिन, बारबिटूरेट्स आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज रेम स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कम करता है। एंड थ्री स्टेज, norepinephrine also decrease REM. Benzodiazepine used for night terrors, sleepwalking because decrease N3 and REM. लेकिन जब तक ये हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग को अंदाजा नहीं होगा कि रेम का क्या मतलब है, नॉन रेम का क्या मतलब है, और भाई N3 N2 N1 का क्या मतलब है। अभी जब आप स्लीप फिजियोलॉजी प्रॉपर पढ़ेंगे तो आप लोग इसका अंदाजा हो जाएगा। अब सबसे पहले गौर से सुने कि जब हम अवेक होते हैं, जाग रहे होते हैं, लेकिन हमारी आई ओपन होती है, तो वी आर अलर्ट, एक्टिव, मेंटली कंसंट्रेशन। हम जस्ट बेड में गए, बेड में भाई चॉकलेट खा रहे, मूंगफलियां खा रहे, सर्दी का मौसम है, टीवी भी देख रहे, उस टाइम पे अगर हमारा कोई ईईजी करे ना, ईसीजी नहीं ईईजी करे, तो बीटा वेव हमें मिलेगी। कौन सी? बीटा। फिर हम कहते चले यार बहुत देख लिया, मोबाइल खत्म, मैं सोने लगा हूँ। अब आप खुद जाग रहे, स्टिल यू आर अवेकिंग बट योर आई बिकम क्लोज। तो देखिए जब आपने आंखें बंद नहीं की थी, आप इधर उधर देख रहे थे, यू आर यूजिंग योर सेंसेस, तो उस टाइम पे बीटा था। अभी आप स्टिल जाग रहे लेकिन जस्ट आपने आंखें बंद की है, तो फिर वेव कौन सी हो गई? अल्फा हो गई। ठीक है जी। अब आते हैं नॉन रेम। फिर आप क्या हो, लाइट स्लीप में चले गए, हल्की स्लीप में। ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है। आप अपनी नींद का 5%, जिसको स्टेज 1 कहते हैं, जिसमें थीटा वेव आता है। फिर जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो 45% नींद आप इसमें पूरा करते। द मैक्सिमम स्लीप वी कैन फुलफिल इन स्टेज 2, याद रख एग्जाम के लिए। और कुछ लोग टीथ या टूथ ग्राइंडिंग करते हैं, दैट इज ब्रुक्सिज्म, टूथ ग्राइंडिंग, ये स्टेज 2 में होता है। तो इसको आप गौर से देखें, टूथ टी, टी फॉर टू, ये स्टेज 2 में होता है। स्लीप स्पेंडल या के कॉम्प्लेक्स हमें ईजी पे मिलता है। फिर जब स्टेज 3 आता है, डीपेस्ट ऑन नॉन रेम। इस नॉन रैपिड आई मूवमेंट ये डीपेस्ट स्टेज है। इसमें स्लीप वॉकिंग है, नाइट टेरर है, बेड वेटिंग है। बेड वेटिंग मीन इसमें जो बच्चे होते हैं, मतलब वो रात को पेशाब करते, बेड वेट करते, इसमें डेल्टा वेव है। ठीक है जी। डीपेस्ट स्लीप है, डीप और डेल्टा वेव। अब ये 3 स्टेजेस, लाइट स्लीप स्टेज 1, डीपर स्लीप स्टेज 2, डीपेस्ट स्लीप स्टेज 3। लेकिन इंसान आराम से सही तरीके से नींद किस में करता है? 2 में करता है। फिर इसके बाद रेम है, तो इसमें 5, 45, 50, दैट इज 25, 75% हमारा नींद का नॉन रेम में चलता है। फिर रेम आता है, इसमें लॉस ऑफ मोटर टोन, हमारी मोटर टोन खत्म हो जाती है। इंक्रीज ब्रेन ऑक्सीजन यूज, वेरिएबल पल्स, इंक्रीज कोलिन। इसमें ड्रीमिंग आता है, नाइट मिरर। नाइट टेरर जो है वो स्टेज 3 में है, नाइट मिरर जो है वो रेम में होता है। अब ये एमसीक्यूज आते हैं, फिनाइल इरेक्शन इन दी मेल एंड ग्लैटोल इरेक्शन इन फीमेल, ये रेम में होता है। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक्स्ट्रा अकुलर मूवमेंट ड्यू एक्टिविटी ऑफ PPRF, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट फिनाइल इरेक्शन, क्लैटोरल इरेक्शन और नाइट मेयर्स, ये रेम में होता है। और ये जब खत्म होता है तो फिर दोबारा हम नॉन रेम में, फिर रेम में, फिर नॉन रेम में। और ये चीज एवरी 90 मिनट के बाद अकर होता है, और ड्यूरेशन डिपेंड करते हैं नाइट पे। ठीक है जी। और इसमें भी बीटा वेव आता है, कौन सा? बीटा। अब कुछ चेंजेस आती है ओल्डर एज में,
ओल्डर एडल्ट के अंदर रेम कम हो जाता है, N3 कम हो जाता है, स्लीप लेटेंसी बढ़ता है, और इन अर्ली अवेकिंग, ये तो आपको पता है। रेम का दौरान या कम, N3 का दौरान या कम, तो जो ओल्डर एज के लोग हैं वो साथ साथ जो है ना 2 मिनट 3 मिनट के बाद जागते रहते हैं, उठ जाते हैं, उनको सही नींद नहीं आती। फिर डिप्रेशन के लिहाज से रेम स्लीप टाइम बढ़ जाता है, रेम लेटेंसी कम, N3 कम, रिपीटेड नाइट टाइम अवेकिंग, अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग एंड टर्मिनल इंसोम्निया। और आखिर में नार्कोलेप्सी, यह भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें रेम लेटेंसी कम हो जाती है, रिपीटेड अटैक्स ऑफ स्लीपनेस ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड ऑफ नार्कोलेप्सी। काम करते करते नींद का अटैक आ जाना, ये नार्कोलेप्सी है। ये जो नाइट है ना, एट नाइट बेड ड्रेन ब्लड, तो बेड के अंदर बी फॉर इनिशियल बीटा वेव, ए फॉर अल्फा वेव, टी फॉर थीटा वेव, एस फॉर स्लीप स्पेंडल, डी फॉर डेल्टा वेव एंड बी फॉर बीटा। एग्जाम में आएगा कि भाई एक बंदा है, वो अपनी स्लीप का रेम स्टेज, नॉन रेम स्टेज के अंदर N2 में है, तो उसकी ईजी वेव बताए, वो स्लीप स्पेंडल है। तो प्लीज एवरीवन शुड नो दीज स्पेंडल्स एंड दीज ईजी चेंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह सी यू विद नेक्स्ट लेक्चर सून। अल्लाह हाफिज।